Finally, we are starting the class after so many IT glitches. Okay. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. बेटा थोड़ा सा okay. So this is your assignment number 1 जी, ये मैं hopefully आज शेयर कर दूंगा। 11 मार्च तक आपको सबमिट करनी है 6 बजे से पहले हार्ड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म सॉफ्ट में कोई व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कोई ईमेल will not be acceptable। निकालने कोई इशू नहीं, हार्ड फॉर्म। Differentiate between qualitative and quantitative variables with example. Provide details of at least 5 relevant variables of each category with values and valid source/link. Take the odd one in terms of the terminology of statistics. इसमें से odd choose कर लेना. Bar chart is appropriate for presentation of quantitative continuous univariable information. Yes/no. Give justification of the choice. असल सवाल ये है. Compare the distributional properties of annual maximum rainfall series of the stations, namely Murray, Lahore, Karachi. ये मैं शेयर कर दूंगा आपके WhatsApp ग्रुप पे, Teams पे भी और LMS पे भी. Annual maximum rainfall series of Murray, Lahore, and Karachi. Comment on the significance of the choice of annual maximum rainfall series instead of daily or monthly records. You can take help from the book of Hosking and Wallace, 1997. तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ऐसे तो आपको खुद भी पता होगा. Perform the correlation analysis and interpret the results. मसला ही नहीं. How would you plan for predictive modeling in these scenarios independently? This will be the last question. Hopefully को इतना ज्यादा मसला नहीं होगा. ठीक है जी. I mean, we are going through the regression analysis. ठीक है. Simple linear regression analysis. So we are trying to cover. Hopefully आज हम उसको इंशाल्लाह multiple linear regression model पे चले जाएंगे. Please come. Okay, they'll take 2 to 3 minutes of yours. ये जो रिजल्ट इसके आगे इंस्टीट्यूट को करेंगे कि वो आपका करिकुलम वैसे डिजाइन करेंगे जहाँ का टेस्ट लेवल स्ट्रेस लेवल कम किया गया. तो मैं आपको फॉर्म्स शेयर कर देती हूँ. तो आपने 2 बार फॉर्म फिल करना है. 4 minutes before my Good.
हम आपकी जो आप सर्विसेज हमें देंगे उसके लिए तो आप हो रहेंगे। अच्छा है, सिंपल बात यह है बेटा जी कि आप लोगों को किस लिए चॉइस किया गया एज अ पायलट स्टडी, कि आप लोग हैं 5 स्कूलों ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है एंड इट इज मोर ऑफ अ कंप्यूटेशनल नेचर इंटरडिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट में। There are multiple phases of a semester जिसमें there are various activities you are performing including teaching and evaluation में भी चलेगा सिलसिला, quizzes हो गए, assignments हो गए, स्पोर्ट्स कोर्स तो मेरे ख्याल में 5 बजे के बाद आई डोंट नो होती है या नहीं होती है, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन। अब इसमें इन एक्टिविटीज के दौरान हाउ योर डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्कोर इज फ्लक्चुएटिंग, और 2 पॉइंट इन टाइम पे आपकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी सेम स्टूडेंट्स की। तो एक तो प्लीज जब भी वॉलंटियर करना है ना उस लिंक के ऊपर, तो ये सोच लेना कि ये रिक्वेस्ट आपसे 13वें 14वें 12वें हफ्ते में दोबारा आएगी, यू हैव टू रीफिल द सेम इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने काफी सोचा कि कंपैरिजन के लिए किस चीज को आइडेंटिटी के तौर पे यूज किया जाए, तो वी हैव चोजन दैट ईमेल, ऑफिशियल ईमेल है और वो आइडेंटिटी हमारे पास ही रहेगी, उसको भी हम जाहिर बाद में टैगिंग कर देंगे, बट किसी का नाम नहीं ले रहे, इसीलिए किसी का जो है वो पर्सनल नंबर नहीं ले रहे हो, सिर्फ ईमेल के थ्रू, क्योंकि हमने बाद में इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी परफॉर्म कर। होता ही है कि जो सिस्टम अडॉप्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, वो डेवलप्ड कंट्रीज की डिटो कॉपी कर लेते हैं। मतलब देयर आर प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस ऑन गोइंग जो ये काम कर देती हैं, बट उनके अंदर जो डाटा है जिसके ऊपर वो मॉडल ड्रिवन है, वो डाटा लोकल नहीं है। जब वो डाटा लोकल नहीं है तो वो डिजायर्ड रिजल्ट्स आते ही नहीं है उनकी इंप्लीमेंटेशन के रेफरेंस से। वी आर कंडक्टिंग फर्स्ट दिस स्टडी इन साइंस एंड देन इसको, क्योंकि जो C3A में भी सिलसिला चल रहा है चैटबॉट्स के रेफरेंस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हो वो डाटा ड्रिवन, लोकल डाटा ड्रिवन सिस्टम्स हो। तो फॉर दैट पर्पस आप लोगों को बॉदर किया जा रहा है, सदका जारिया है, आज आपकी 5-10 मिनट की एफर्ट जो है ना, कल कोई अच्छा सिस्टम डेवलप हो जाता है जिससे कोई स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम अगर पॉइंट आउट हो जाए कि जी ये स्ट्रेस लेवल इनहेंस करते हैं, तो इस दौरान ऑब्जर्व किया जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज गोइंग ऑन और उनको अच्छे तरीके से टेलर किया जाए ई मैनेजमेंट के तौर पे, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के रेफरेंस से। तो हम भी अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। एक गूगल फॉर्म का लिंक हम आपसे शेयर करेंगे एंड आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी वॉलंटियर है, फोर्स एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हमारे पास रिसोर्स अब आप ही हैं, यू आर और फैमिली, तो किसको कहें फैमिली के अलावा। नहीं, वो 5 से 10 मिनट आप जो है ना वो प्लीज उसके जब आप स्पेयर हो और रिलैक्स, 5 to 10 minutes इट विल टेक। बट ओरिजिनल इसलिए ना, ये रिक्वेस्ट इसलिए है कि इसको ना आके बंद करके नहीं टिक 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 सर ने कह दिया तो आप तो फॉर्म फिल करना ही है। वी नीड दैट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ऑफ द लोकल स्टूडेंट सो दैट कोई भी चीज जब प्रोडक्ट उसकी डेवलप होना तो वो अपनी डाटा ड्रिवन हो। ठीक है, और ये चूंकि अच्छा आपको और यूजी को हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं बिकॉज यूजी जो है वो फर्स्ट टाइम आई है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इन नस्ट एंड इन साइंस, और आप लोग भी पहली दफा आए हैं माशाल्लाह, तो आपसे आने वालों को फायदा हो सकता है हमारे जो आउटकम्स ऑफ द स्टडी। आप में सिर्फ अब जाहिर है कुछ किसी ना किसी को तो बीज बोना ही होता है ना। जी आपका सब जी प्लीज क्वेश्चन होगा, उसमें टाइम ऑफ अटेंडेंस जरूर डालिएगा। नहीं वो हम लोग असल में वो हम लोग जो है ना वो ज्यादा उसमें नहीं कर रहे सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव रह रहे हैं, क्योंकि डैश 21, 42 एंड 47 ये पब्लिश लिटरेचर के अंदर वेरी वेल इंट्रोड्यूस्ड क्वेश्चनर्स हैं, तो उनको ही यूज कर रहे हैं हम। सिर्फ हम ये इस वक्त ये देखना चाह रहे हैं कि अगर लोकल इंफॉर्मेशन को प्लग किया जाए तो क्या वो मॉडल्स वही रहते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज के हैं, हाउ दोज मॉडल्स आर चेंजिंग, और फिर उनका कोई जाहिर आउटपुट के तौर पर उनका वेब पेज को एप्लीकेशन ऐसी डिजाइन की जाए जिसमें लोकल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन डाली जाए ताकि मैनेजमेंट बेहतर हो। आपका पॉइंट नोट करें। चलो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वो लिंक मुझे शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल। थैंक यू। ओके a plus bx plus ei, यहां तक पहुंच चुके हैं हम ei
distributed normally with mean zero and constant variance. Homoscedasticity. तो यहां तक को मसला परेशानी है किसी को तो बताया जाए। मिसाल के तौर पे ये वाली रिग्रेशन लाइन जो है इसके ऊपर ही हम वर्किंग कर रहे थे, ये रिजल्ट्स हैं। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन और ओके करें तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन है, ठीक। और एरर टर्म्स की कैलकुलेशन के रेफरेंस से हमने बात की है ऑलरेडी। तो किसी को ये रिग्रेशन में स्टोरेज में आप जाएं तो ये आपके पास रेजिडुअल्स मौजूद है, तो ये रेजिडुअल्स भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। और these are the residuals। सारी बात आज यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। ये रेजिडुअल्स की कंप्यूटेशन तक what is the difference between the estimated values and the predicted values, और ये जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज होती है ना, सबसे पहले क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में एडिक्वेसी के रेफरेंस से आपने अच्छे तरीके से देखा कि अगर एक मॉडल को भी आपने प्रूव करना है ये एडिक्वेट है, तो जी ई आई की वैल्यू से अभी हम इस डिस्कशन में नहीं जाते कि आपका इंटरसेप्ट वैलिड है या इंटरसेप्ट वैलिड नहीं है। दिस इज द टी वैल्यू। अब आप देखिएगा हाउ वी मूव फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपकी स्लोप ऑफ लाइन है। पहले आपने इंटरसेप्ट की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक की, फिर आपने स्लोप ऑफ लाइन की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक की। So your intercept and regression coefficient or slope of line are statistically significant. Next is the R square, जो coefficient of determination. ठीक है, this is the goodness of fit. Yeah, coefficient of determination. You are using elevation as an independent variable to find out the average of annual maximum rainfall series. तो ये एक अकेला वेरिएबल इस डिपेंडेंट वेरिएबल की कितनी परसेंट वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट इज 84%। सो गुडनेस ऑफ फिट के तौर पे सोशल साइंसेस के अंदर इट इज ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट गुडनेस ऑफ फिट मेजर। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि ऑलवेज यूज इट विद कॉशन because it is not the only goodness of it measure। R square ये तो बताता है कि आपने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करें टू एक्सप्लेन योर डिपेंडेंट वेरिएबल, या दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज करें या 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज करें, whatever be the number of independent variables you are using, collectively how much variance or variation they are able to explain of the dependent variable. It should be as high as 100%. जितना अच्छा है, जितना 100 के करीब है, उतना आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो you have picked a relevant independent variable or you have picked a relevant set of independent variables, एक हो या एक से ज्यादा हो, क्योंकि आज ही हमने जंप टू मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे इस वीक में इंशाल्लाह हमने वो कंप्लीट करना। R square being a coefficient of determination, how much variation or variance one explanatory variable, which is elevation in this particular model, is able to explain for the mean, which is average of annual maximum rainfall series। उसके बाद ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, ये एज इज आता है आपके पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल।
इसमें ये दो मेजर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये जो लास्ट पे है, एफ वैल्यू एंड पी वैल्यू. दे आर टेलिंग यू द कलेक्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. अभी तो दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन apparently बेशक ये डिफरेंट है, ये एफ है और ये पी है, apparently ये डिफरेंट है, और ये टी है और ये पी है. इस वक्त तो ये सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. लेकिन अगर आपका मॉडल इस तरीके से हो जाए, ए प्लस बी एक्स बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस सिक्स, दिस इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. तो टी जो है वो आपको इसकी इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस देगा, इसकी इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस देगा, इसकी इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस देगा. लेकिन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की कलेक्टिव सिग्निफिकेंस आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, collective significance of the regression coefficients, and we normally use this ANOVA table in मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडलिंग, क्योंकि ये टेबल्स इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस बता रहे होते हैं और ये टेबल कलेक्टिव सिग्निफिकेंस बता रहा होता है. सिंगल वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में या सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के केस में दे आर प्रोवाइडिंग यू द सिमिलर इंफॉर्मेशन, बट इन केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दे विल प्रोवाइड यू डिफरेंट इंफॉर्मेशन. ये तीन तो हो गए सबसे पहले, ये आपके गुडनेस ऑफ इट मेजर्स हैं. इससे पहले आपने स्कैटर प्लॉट भी देखा और कोरिलेशन स्ट्रक्चर भी देखा. आगे आप आगे, जब आप रेसिडुअल्स मेजर करते हैं तो तीन असम्पशंस रेसिडुअल्स कौन सी है? पहली, एरर की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होनी चाहिए, एरर का मीन 0 होना चाहिए, पर नेचर ऑफ एरर को मोस्ट आस्पेक्ट, ये तीनों assumptions फुलफिल होनी चाहिए. साथ में लिखिए फॉर टाइम सीरीज डाटा एक प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं ऑटो कोरिलेशन. ये भी आपके कोर्स का पार्ट है, ये भी आपने पढ़ ली. और उसके साथ एक तीसरी प्रॉब्लम आती है जो आज ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी. उससे पहले की assumption ये है कि x और y दोनों को क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस नॉर्मल होना चाहिए. x assumed or treated to be independent means its values will be assumed as fixed in the region sampling, और y उसमें डिपेंड करता है. We are giving the role in the regression. अब ये अगर आप बेसिक इकोनोमेट्रिक्स लिखो क्या गुजराती, अब एमएस की बात अगर हम थोड़ी खोल ले रहे हो, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स गुजराती एम गुजराती याद रखना. उसने 13 assumptions अपनी बुक में लिखी है कि अगर आपने ये मॉडल लगाना है 13 assumptions डेटा को फुलफिल करनी चाहिए, तब आप ये मॉडल लगा सकते, वरना आप ये मॉडल नहीं लगा सकते. इनमें से कोई भी assumption फेल हो जाए आपका मॉडल की नहीं है. दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से मशीन लर्निंग मॉडल्स जो आए वो पॉपुलर, क्योंकि पहले क्यों पॉपुलैरिटी नहीं हुई? क्योंकि कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल थी. कंप्यूटिंग के बगैर तो आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स वर्क ही नहीं कर सकते. जब तक कंप्यूटेशनल हिचेस थी तब तक मिसाइल पे क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से ही डेवलपमेंट स्टार्ट. मिसाल के तौर पे व्हाट टू डू इफ एरर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट टू डू. इससे पहले इसको और तरीके से हैंडल किया जाता था, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हैंडल. बट अभी मशीन लर्निंग मॉडल फॉर इंस्टेंस इसके ऊपर अगर आपने डिसीजन ट्री लगाना है तो देयर इज नो इशू. इसके ऊपर आपने रैंडम फॉरेस्ट लगाना है, देयर इज नो इशू. इसके ऊपर अगर आपने एएनएन लगाना है, देयर इज नो इशू. बिकॉज़ ऑफ द कॉम्बिनेशन कीज. इससे पहले ये नहीं, इससे पहले ये होता था मिसाल के तौर पे आपकी ये एरर की डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने इसकी नॉर्मलिटी चेक करनी है,
आप एंडरसन डार्लिंग टेस्ट लगा के नॉर्मेलिटी चेक कर लें, व्हाट इफ द डेटा इज नॉन नॉर्मल, अगर नॉर्मल नहीं है तो क्या करें, फिर हम मॉडल ही नहीं लगा सकते। अगर एरर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होमोस्टैटिक इन नेचर नहीं है तब भी आप नहीं लगा सकते। मीन तो आमतौर पे जीरो हो जाता है क्योंकि वो एवरेज लाइन होती है, ये यूजुअली ट्रू होता है। इधर आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट फेल हो जाए, इनसिग्निफिकेंट हो जाए, तब भी आप इस मॉडल को नहीं लगा सकते। आपका आर स्क्वायर लो एज से 20%, हाउ कुड यू जस्टिफाई कि हमारा ये जो सिलेक्टेड वेरिएबल है ये जस्टिफाइबल है टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर प्रेडिक्शन, क्योंकि इसकी बुनियाद पे आपने प्रेडिक्शन करनी। देयर आर सो मेनी ग्लिचेस और सो मेनी डिफिकल्ट सिचुएशंस टू बी फुलफिल्ड थ्रू द डाटा फर्स्ट, फिर आप ये कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन विल देन बी यूटिलाइज्ड फॉर the prediction of the mean of annual maximum rainfall series based on elevation, otherwise आप नहीं कह सकते उसको। ठीक है, तो एक तो पॉपुलैरिटी ऑफ द मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रीजंस ये है कि जो आपके क्लासिकल मॉडल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन मल्टीपल अजम्पशंस, 13 है वो गुजराती की बुक, वो डाटा अजम्पशंस ही नहीं फुलफिल कर पाता, जिसकी वजह से मिसाइल होते हैं। यहाँ पे एक जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। किसने ये सुन रखा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम? अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? फॉर लार्ज सैंपल साइज, इसकी स्टेटमेंट ये है, आप वेरिएबल जो आप डील कर रहे हैं अगर आपके पास सैंपल साइज लार्ज है तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल अज्यूम कर सकते हैं, इसमें बहुत फैसिलिटी scientists, computational scientists, because whenever you are dealing with large data set और आपके वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना हो, you can assume the distribution of that variable to be normal using central limit। ये जो चीजें फॉर इंस्टेंस हम ये इंटीग्रिटीज डिस्कस करते हैं ना कि किसी वेरिएबल पे कोरिलेशन लगाने से पहले आप नॉर्मेलिटी चेक करें, क्योंकि कोरिलेशन भी दो वेरिएबल्स पे तब अप्लाई हो सकता है वो क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूस नॉर्मल हो, रिग्रेशन भी तब लग सकता है वो क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूस नॉर्मल हो। ठीक है, एरर टर्म की डिस्ट्रीब्यूशन भी तब आगे जा सकता है मॉडल जब वो नॉर्मल हो। आप पेपर्स में देखेंगे कि उन लोगों ने इतनी ज्यादा वर्किंग नहीं की होती पब्लिश्ड आर्टिकल्स के अंदर इनके ऊपर, क्यों? Because if they are dealing with a large sample size, they assume the distribution of the variable to be normal. क्योंकि जितनी इन्वेस्टिगेशन और चेकिंग के अंदर जाते हैं उतना कई दफा मसाइल बनते चले जाते हैं। लेकिन पढ़ाने में ये जरूरी चीजें आपको पता होना चाहिए कि that's how we work on a certain model। यहाँ तक को मसला परेशानी? तो कनेक्शन ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इन इन्फरेंशियल एनालिसिस, ये चीज याद रखिएगा कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपके इन्फरेंशियल एनालिसिस में कैसे हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे ये मॉडल इन्फरेंशियल मॉडल है, y is equal to a plus bx, इसके प्रेडिक्शन देनी है और इसमें अगर किसी वेरिएबल की नॉर्मेलिटी को आप अज्यूम करके चल रहे हैं बेस्ड ऑन द लार्ज सैंपल साइज, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज प्रोवाइडिंग यू दैट बेस टू अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वेरिएबल और दिस वेरिएबल और दिस वेरिएबल। अब वो अगले स्टेप पे होता ही है, चीजें इतनी सिंपल नहीं होगी कि y सिर्फ x पे डिपेंड है, लाइफ सर्कमस्टेंस। साल के तौर पे अगर आपकी रेनफॉल सीरीज है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एलिवेशन पे डिपेंड करे, स्टेशंस, these are the different stations जिनका डेटा आपके पास है। ये साइट्स, यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो मीन ऑफ एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज है ये सिर्फ एलिवेशन पे डिपेंड करता है, हालांकि जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एलिवेशन के ऊपर डिपेंड करे। वी कैन ऐड एज मेनी वेरिएबल्स एज वी कुड, फॉर इंस्टेंस टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ले, ठीक है, उसके अलावा ह्यूमिडिटी ले सकते हैं, उसके अलावा लैटिट्यूड ले सकते हैं, उसके अलावा लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं, उसके अलावा प्रेसिपिटेशन तो आपके पास है ना, ये प्रेसिपिटेशन में आपके पास,
You can add as many variables as you could. When you add more than one variables in that equation, वो equation क्या बन जाती है? Multiple linear regression model. अभी बात करेंगे. Multiple independent variables multiple. हो जाएगी y is equal to a plus b1x1 plus b2x2 plus so on plus bkxk plus linear framework के अंदर किया है ये non-linear. Linear in terms of parameters and linear in terms of variable. Linearity के अंदर नहीं. What is the difference between this and this model? This is simple linear regression model in which we are using only one independent variable. This is multiple linear regression model in which we are using three independent. Economic relation भी epsilon h में उसकी distribution normal हो. Definitely. EI के ऊपर कोई फर्क नहीं है, इंटरसेप्ट भी ऑप्शनल रहेगा उधर भी. उसी तरीके से चलेगा. उसी तरीके से. लेकिन एक चीज इसने जन्म दे दी है, वो ये assumption है, जिसको क्या कहते हैं? Multi-collinearity. Because when you are using multiple linear regression model, assumption क्या है? This x must contribute in this one. This x must contribute in this one. This x must contribute in this one. But x1, x2, xa should be independent of each other. जो naturally कहां से ऐसे दोस्त लेके आए जो y को एक्सप्लेन कर दे being independent. ये भी ये आपस में इनका कोई कम्युनिकेशन. Independent. It is very difficult to find this set of independent variables to explain the average value of the dependent variable, which are independent. Such a multi-linear है, it has to be multi-collinear. Multi means multiple variables. Collinearity means x1 and x2 are linearly linked to each other. x1 and x3 are linearly linked to each other. x2 and x3 are linearly linked to each other. x1 and xk are linearly linked to each other. x2 and x3 are linearly linked to each other. Collinear. Co means between, linear means linear. Linearity means linear. Variables should contribute to life. Each of your independent variables इसका जवाब ही तब बनता है इस मॉडल के अंदर when they are contributing to find या predict the average value of the dependent variable. साथ and x1, x2, so on, xk should be independent to each other. और किनको ले आएंगे ऐसे? मल्टी कोलिनियरिटी यूं समझ लें इनहेरिटेड प्रॉब्लम है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का. प्रॉब्लम समझ आ रही? मिसाल के तौर पे इसको सब multi-collinearity हमें हमेशा यूज करनी है, मतलब उसको हमेशा कंसीडर करना है. multi-collinearity is a problem. कहां से बहन भाई ऐसे लेके आएंगे जो आपस में लड़ी? तो हमेशा
हमें ना भी कंसिडर करना हो इनहेरेंट प्रॉब्लम। अगर मल्टीपल लीनियर यस यस पर इसको लीनियर रिलेशन की जरूरत ही है मल्टीपल लीनियर रिलेशन के एग्जिस्ट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक टर्म है, उसमें मुराद है यू आर यूजिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन लीनियर वे। x की पावर भी 1 है, y x2 की पावर भी 1 है, xk की पावर भी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक नॉन लीनियर मॉडल लिख देता हूं, y is equal to a b power x। दिस इज अ नॉन लीनियर मॉडल, x पावर k। लेकिन अगर आप log लेंगे तो ये बन जाएगा log of y is equal to log of a plus x log of b। ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये x और ये भी वेरिएबल, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो ये ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है into linear। We always desire first to do something with the variables so that हम linear framework के अंदर हैं, linear framework, क्योंकि linearity को हैंडल करना आसान। अभी नॉन लीनियर की तरफ नहीं गए, बट अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि रियल लाइफ सिचुएशन में y सिर्फ एक वेरिएबल से एक्सप्लेन होने वाला नहीं है, you need multiple variables। ये सारी डिबेट इसीलिए है कि why there is a popularity of machine learning and artificial intelligence so much these days। क्योंकि जो ही क्लासिकल वेरिएबल्स की डीलिंग में जाते हैं, क्लासिकल वेरिएबल्स के अपने मसाइल शुरू होते हैं, और उन मसाइल का अगर हमें पता नहीं चलता कि क्या मसला हल होना चाहिए, हम कंप्यूटर को कह देते हैं भाई न्यूरॉन्स कंप्यूटर के अंदर बताओ इसका क्या सॉल्यूशन। ठीक है, हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को कह देते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन को कह देते हैं, मल्टीप्लेयर परसेप्ट्रॉन को कह देते हैं, भाई हमारा मसला हल है, तो आपको कोई मॉडल बता देते हैं। एक आम तौर पे ये अप्रोच बड़ी इन है एमएस के अंदर नाउ आते हैं, ऑल्दो ये ऐसे नहीं है आप कि आप स्पेसिफिक क्लिक करना होता है, आपने उस मॉडल के कनेक्शन जो है वो भी बताने होते हैं कि हमने ये वाले कनेक्शन जो लगाए ये कैसे। लेकिन अभी फिल्म प्रॉब्लम क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अपनी ढेर सारी असम्पशन है, जिसमें ये बड़ी क्रिटिकल असम्पशन है कि एरर की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। if the distribution of the error is not, ये अक्सर जो फुलफिल है, इसका आपको इधर सहारा लेना पड़ता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। I have proposed this model between mean and derivation। पेपर में मेरा छप गया, पर पब्लिश हो गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? What is the major limitation of this paper? नहीं, इसमें तो मल्टीपल लिनियरिटी आएगी, because I am regressing elevation on mean। मैं तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दे रहा हूँ, बट इसकी मेजर लिमिटेशन रिव्यूअर ने क्या लिखी थी? क्योंकि वी आर एक्सेप्टिंग इन दिस पेपर एज फार एज द पब्लिकेशन इज कंसर्न्ड, बट व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू सजेस्ट दिस मॉडल टू योर पीएमडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन? ठीक है, गुड गुड, और नहीं, और हाँ, इनसफिशिएंट इंस्टेंसेस हैं जिन पे मॉडल डेवलप किया जा रहा है। 7 वैल्यूज के ऊपर वो कहता है मॉडल डेवलप करके क्या करेंगे। पीएमडी की अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आपको 70-80 स्टेशन का डाटा मिल जाएगा। तो व्हाई यू आर नॉट यूजिंग दो 70-80 स्टेशन डाटा टू डेवलप मॉडल? स्पेसिफिक रह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। स्टैटिस्टिक्स तो बहुत अच्छी है, इस मॉडल के साथ आप जाएं तो एरर की डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल है और होमोसेडास्टिसिटी भी है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट भी जो है वो आर स्क्वायर की वैल्यू भी हाई है, सारा कुछ तो ठीक है। स्टैटिस्टिकली इट इज साउंड, बट प्रैक्टिकली यू हैव इनसफिशिएंट इंस्टेंसेस। मॉडल ट्रेन हुआ है ना, देखो मॉडल ट्रेन हुआ है सिर्फ 7 इंस्टेंसेस के ऊपर, तो ये 7 इंस्टेंसेस फॉर द मॉडल ट्रेनिंग आर इनसफिशिएंट। मजा आ रही? तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिस पेपर मैं खुद करता हूँ, उस पर यही है। ठीक है, अगला पेपर जब लिखना होता तो पिछले पेपर का पहले क्रिटिसिज्म लेके आए कि ये चूंकि इनसफिशिएंट इंस्टेंस। ओके, क्या कोई सवाल होने लगा था? जी प्लीज।
ये आपको टेस्ट सिखाया है ना, नॉर्मेलिटी टेस्ट। जी जी, हर दफा आपको नॉर्मेलिटी टेस्ट, ये रेजिडुअल्स आपके पास, ठीक, फॉर इंस्टेंस आपके पास जो भी रेजिडुअल्स है, ये तो हमने कर लिया एंडरसन का, सिखा देना भाई। वो हर एक ऐसी तरह होता है हर दफा। तो यहाँ से आया कि अगर आपने के मॉडल के अंदर इंटरसेप्ट है या आपके मॉडल के अंदर इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक, तो उससे फर्क पड़े। बट इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, देखिए तीन प्रॉब्लम क्या आपका थ्री डायमेंशनल का कोर्स है मल्टीप्लिकेशन। प्रॉब्लम नंबर 1 मल्टीकोलिनियरिटी, ये गुजराती की बुक में भी 3 चैप्टर्स हैं इसके। प्रॉब्लम नंबर 2 ऑटो कोरिलेशन। प्रॉब्लम नंबर 3 homoscedasticity. These are the 3 genuine problems of a classical linear regression model, simple or multiple diagram. ये ऑटो कोरिलेशन टाइम सीरीज डेटा से आज चुके हमारे पास टाइम होता है 5 मिनट। सबसे पहली बात ये आपको बताऊं कि व्हाट इज मल्टीकोलिनियरिटी, व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन, व्हाट इज मल्टीकोलिनियरिटी। Dependent variables. In case of a multiple linear regression model, if the independent variables are collinear in nature, then the problem of multicollinearity. हमें कैसे पता चलता है x1 और x2 और x3 को लीनियर है आपस में, हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें? In order to investigate the collinearity between x1 and x2, so investigate the between. Why sir? हमने ये चेक करना कि x1 और x2 और xk collinear है लेकिन ऑटो कोरिलेशन और चीज है, मल्टी कोलिनियरिटी और चीज है। मैक्सिमम चार्ट की बनाना जिस वक्त हम मल्टी कोलिनियरिटी की डिस्कशन करें, मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब है कि x1 से लेकर xk तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में कोलिनियर है। सवाल अब ये है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट दिस कोलिनियरिटी, कैसे कौन सा टाइम सीरीज का बना ऑस्ट्रल जनरल किस का Variables का नहीं आपस में कोई बाई नहीं सब कुछ पहले हम देखेंगे ब्रेक के बाद x1 और x2 की कोलिनियरिटी एग्जामिन करने के लिए आपको या स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं या कोरिलेशन निकाल सकते हैं, यही हमारे पास चॉइस है। अब आपके पास k पेयर्स बनेंगे x1 x2 के साथ, x1 x3 के साथ, x1 x4 के साथ, x1 xk के साथ, 2 3 2 4 2k, 3 4 3 5 3k, k-1k, ये पूरी मैट्रिक्स बनेगी जिसको क्या कहते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। उसमें पेपर्स में अगर आप देखें तो वो y को भी शामिल कर देते हैं, इधर भी आपके पास y x1 so on xk तक होता है ये मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 1 होते हैं क्योंकि y के साथ कोरिलेशन y इसलिए डाल लिया कि ये भी इन्वेस्टिगेशन साथ ही हो जाए कि ये x1 ये x2 ये xk में से कौन सा सबसे ज्यादा लिंक्ड है, अभी तो कोरिलेशन क्योंकि कोलिनियरिटी देखनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ये भी देखनी है। हर वेरिएबल इसके साथ अच्छी तरीके से बॉन्डेड होना चाहिए टर्म्स ऑफ लीनियर, लेकिन हर वेरिएबल आपस में बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है सब का कोरिलेशन है, y का x1 से y का y के साथ बन होगा, y का x1 से y का x2 से y का xk से,
x1 का y से x1 का x1 से बंद होगा, x1 का x2 से x1 का xk का y से xk का x1 से xk का x2 से xk का xk से बंद होगा। तो ये जो ग्राफ है, अगर कोरिलेशन अगर लिखे हो तो इसको कहते हैं कोरिलेशन प्लॉट, और अगर उसको कलर कोड कर दे तो उसको कहते हैं हीट मैप। हीट मैप, हीट मैप। अभी एक स्टूडेंट रिसर्च कर रही है हॉटस्पॉट एनालिसिस, हीट मैप जो मैं डिस्कस करा रहा हूं। कोविड जब हुआ था किसी सेक्टर के अंदर, उस सेक्टर के अंदर कौन से फीचर्स थे जिनको देखना चाहिए, जिनकी वजह से या बस स्टॉप नजदीक था उस पर्टिकुलर साइट पे, या हॉस्पिटल नजदीक था, या मार्केट बहुत बड़ी थी, या ऑटोमोबाइल मार्केट थी, कौन सी ऐसी मूवमेंट्स थी जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स एक सेक्टर सी I84 बहुत बड़ी एग्जांपल फैजाबाद के साथ, और दूसरे दिन दूसरी गली से। इस मैट्रिक्स को कहते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल एस्टिमेट्स लिखे हो ऑफ द कोरिलेशन तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है, और अगर आपके यहाँ पे कलर कोडिंग कर दी जाए, साथ में कलर का वो स्केल, तो वो कोरिलेशन मैप और कोरिलेशन मैट्रिक्स और मैप एक ही चीज है। और इसी तरीके वो निकलेगा यहाँ से ऐसे ही। स्टैट के अंदर जाते हैं, बेसिक स्टैट में जब आप उसे कहते हैं ना ये कोरिलेशन कैलकुलेट कर, तो कहता है स्टोर मैट्रिक्स। स्टोर मैट्रिक्स का मतलब है तब जब मल्टीपल वेरिएबल्स, आपने 10 वेरिएबल्स दे दिए तो आप उसमें उनकी मैट्रिक्स बना दें। ये कंप्यूटिंग हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम इतना नहीं होता तो मैं कंप्यूटिंग की तरफ जाना नहीं चाहता। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि व्हाट इज मल्टी कोलिनियरिटी, आपको समझ आई है कि नहीं है? In a multiple linear regression model, the collinearity or linearly linkage between the independent variables is inherited in nature, and that problem is known as multicollinearity. How to investigate? Either find the scatter plot pairwise x1 x2 x1 x3 बना लो, या स्कैटर प्लॉट भी ज़ाहिर है बुक्स में इतने ज्यादा स्कैटर प्लॉट एग्जामिन करना मुश्किल होता है, तो वो कोरिलेशन मैट्रिक्स या हीट मैप, हीट मैप भी विजुअलाइजेशन ऑफ द कोरिलेशन मैट्रिक्स है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्लूड कर लेते हैं, just to investigate that which of the k independent variables are strongly linked to what. कोई शक शुबा? Thank you so much for today. See you next class, inshallah.